नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के इस महामंच पे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ए फॉर आज़ाद। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हमारा एक विशेष सेशन है। विशेष सेशन क्या है, आप जान ही रहे हैं कि ये छुट्टी का माहौल चल रहा है थोड़ा सा। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, पहले ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको ऐसा लगेगा एज ए टॉपिक तो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, IR से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ पर काम आने वाले हैं, किससे संबंधित हैं। तो संबंध अगर हम इसका देखना चाहें, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसका संबंध जो बनेगा वो IR से बनेगा। किससे बनेगा? IR से बनेगा। और इंटरनल सिक्योरिटी से भी बन सकता है, आंतरिक सुरक्षा से भी बन सकता है, गवर्नेंस से भी बन सकता है, गवर्नेंस। और IR से अगर पृथक करके हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे भी बन सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक तो बता दीजिए जो आप इससे बता रहे हैं कि संबंधित है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हम पॉइंट क्लियर करने वाले हैं वो है मैकनॉटन योजना। सबसे पहले क्या है? मैकनॉटन योजना। ठीक है, मैकनॉटन योजना। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे डिक्सन प्रस्ताव। डिक्सन प्रस्ताव। और तीसरे बिंदु पर हम देखेंगे तो ग्राहम मिशन। क्या देखेंगे? ग्राहम मिशन। तो पहले हम इसके बारे में बेसिक बात कर लें। तो ये जो तीनों मिशन हैं, ये तीनों ही मिशन कश्मीर की समस्या से जुड़े हुए हैं। कश्मीर की समस्या से जुड़े हैं। कश्मीर की समस्या से जुड़े हुए हैं। कश्मीर की समस्या से जुड़े हुए हैं तो इनमें कौन कौन इन्वॉल्व है? तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से इसमें 3 पार्टी जुड़ी हुई हैं। पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अंतरराष्ट्रीय संघ, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की हम जिसको संकल्पना के रूप में जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी इसमें UNO भी जुड़ा हुआ है। तो क्या है ये मुद्दे क्या है? ये तीनों मुद्दे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं। ध्यान रहे, इसको हल्के में मत लीजिएगा। UPPCS ने 2 बार प्रश्न बनाया है इन तीनों पर, और UPSC ने 1 बार प्रश्न बनाया है। UPSC ने 1 बार जब प्रश्न बनाया था तब सिर्फ ये पूछा था कि मैकनॉटन योजना किससे संबंधित है। ठीक है, सिंपल प्रश्न बनाया था। संभावना ये बनती है अब अगर आगे प्रश्न बनेगा, क्योंकि आपको पता है कश्मीर का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि आप हाल ही में जान रहे हैं एक कश्मीर फाइल्स नाम से एक मूवी आई है, उसकी वजह से कश्मीर का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। कश्मीर के इशू को मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कक्षा में पूरे को डिस्कस कर दिया है, लेकिन इन तीनों को डिस्कस नहीं किया था, उनको आपको आज मैं डिस्कस करके बता रहा हूं। तो आपको आराम से शांतिपूर्वक इसको देखना है। जब आप देख रहे होंगे इस क्लास को, उस समय पर मैं भी इस क्लास को देख रहा हूँगा, और कमेंट बॉक्स में जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा उछलकूद कीजिएगा नहीं तो आप जानते हैं फिर कमेंट बॉक्स में खोपचे में ले जाके वहीं फिर आपको ठांसना पड़ेगा। समझ रहे? तो सबसे पहले हम मैकनॉटन योजना को देखते हैं। मैकनॉटन योजना क्या है? वैसे ये सब कुछ इस PPT पर दिया हुआ है, PPT पर आप पढ़ लेंगे आसानी से, लेकिन मैं आपको लिख करके बताता हूं मैकनॉटन योजना क्या है। तो आप हेडिंग लगाइएगा अपना मैकनॉटन योजना। मैकनॉटन योजना। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम मैकनॉटन योजना के परिचय की बात करें, किसकी बात करें? मैकनॉटन योजना के परिचय की बात करें कि यह मैकनॉटन योजना क्या थी भाई, है ना। क्या थी इसलिए क्योंकि ये बहुत पहले आई थी। कब आई थी? तो 1949 में दिसंबर
1949 में, दिसंबर 1949 में यह लाई गई। कहां लाई गई? तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसको लाया गया। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद ने क्यों लाया गया, यानी क्या विषय था, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? तो कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए इसको लाया गया। कश्मीर की समस्या के समाधान हेतु इसे लाया गया, इसे लाया गया। ये किसके नाम पर मैकनॉटन पड़ा? ये सब इसके में पीपीटी में दिया हुआ है, पीडीएफ में। वो बेसिक फैक्ट हैं, उनको मैं नहीं बताऊंगा, मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो वो आप वहां पे देख लेंगे पीडीएफ में। तो परिचय आपने जान लिया कि क्या थी। अब हम बात करते हैं इसमें प्रावधान क्या था। एक बात आपने सिंपल जानी कि मैकनॉटन योजना क्या थी। कश्मीर में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है, उस विवाद को सुलझाने के पर्पज से मैकनॉटन योजना लाई गई। किसके द्वारा? सुरक्षा परिषद के द्वारा लाई गई, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लाई गई। अब इसमें लाई कब गई? तो दिसंबर 1949 में इसको लाया गया। अब देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या था, तो आप इसको नोट कर लेंगे और आगे हेडिंग लगाएंगे कि इसके प्रावधान क्या क्या थे। प्रावधान, प्रोविजन क्या क्या थे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्रावधानों में एक बात कह दी गई कि भाई जिस स्थिति में पाकिस्तान और भारत दोनों अपनी सेनाएं जो हैं उनको वापस बुला लेंगे, जिस स्थिति में युद्ध से पहले, जिस स्थिति में विवाद से पहले भारत और पाकिस्तान की सेनाएं थी, उसी स्थिति में वापस बुलाएंगे, अर्थात कश्मीर से दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाएं। पहला प्रावधान क्या? कश्मीर से भारत व पाकिस्तान दोनों अपनी सेनाएं वापस बुलाएं, पहला प्रावधान तो यह किया कि भाई सेनाओं को वापस बुलाइए सबसे पहले। और दूसरी बात कही गई कि इसके बाद यूएनओ द्वारा तत्पश्चात यूएनओ द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह, रेफरेंडम, जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां यूएनओ चाह रहा था कि लोगों से यह राय जानी जाए कि वास्तव में वो लोग कहां शामिल होना चाहते हैं, वो लोग किसके साथ में जाना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के बारे में इसमें प्रोविजन किया गया कि अगर सेनाएं वापस हो जाती हैं तब फिर यहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर एक बिंदु में इसको डिफाइन करना हो कि ये क्या थी मैकनॉटन योजना, तो यह कश्मीर में असैन्यकरण से जुड़ी योजना थी। असैन्यकरण से जुड़ी हुई योजना थी, जिसको किसके द्वारा लाया गया? सुरक्षा परिषद के द्वारा लाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात आती है क्या यह सफल रही या असफल रही? तो यह योजना असफल रही। क्या हुआ? नोट करके लिखिए, यह योजना, यह सुरक्षा परिषद का प्रयास असफल सिद्ध हुआ। अब असफल सिद्ध हुआ, बात आती है असफल सिद्ध हुआ तो असफलता के कारण क्या थे? तो हम जानते हैं असफलता के कारण, असफलता
के कारण, यानी मैकनॉटन योजना अगर असफल हुई, ये कश्मीर में शांति कायम नहीं करवा सकी, तो इसकी असफलता के कारण क्या थे, क्यों प्रभावी नहीं हुई। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, क्यों प्रभावी नहीं हुई, क्यों प्रभावी नहीं हुई। ठीक है, क्यों प्रभावी नहीं हुई यह भी बोला जा सकता है। तो देखेंगे क्यों प्रभावी नहीं हुई। तो पहला पॉइंट, क्यों प्रभावी नहीं हुई, तो इस योजना में सबसे बड़ा दोष यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को समान दृष्टि से इसने देखा। यानी इसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि इसने भारत व पाकिस्तान दोनों को समान दृष्टि से देखा। अब आपके दिमाग में बन रहा होगा कि सर समान दृष्टि से देखा फिर तो अच्छा माना जाना चाहिए, यानी समान दृष्टि से देखा है तो गलत क्यों मान रहे हैं हम इसको। तो गलत हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भारत का मानना यह था कि वास्तविकता यह है कि कश्मीर में पाकिस्तान एक आक्रामक राष्ट्र की भूमिका में बना हुआ था। पाकिस्तान कैसे था, एक आक्रामक राष्ट्र की भूमिका में। पाकिस्तान कश्मीर में एक आक्रामक राष्ट्र की भूमिका में था, जबकि भारत ने अपनी सेना तब भेजी जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गई। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, यह भी बात है तो आपको ध्यान में रखनी है। इस वजह से भारत ने इसका विरोध किया और यह योजना प्रभावी नहीं हो सकी, यह योजना विफल हो गई। तो परिणाम क्या निकला, परिणाम निकला कि यह योजना विफल हो गई। परिणाम, रिजल्ट क्या आया, योजना असफल रही लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो भारत ने एक आर्गुमेंट दिया यहां योजना असफल रही तब कि वास्तव में यह योजना पूर्वाग्रहण योजना थी। यह योजना एक पूर्वाग्रहण योजना थी। कैसी योजना थी, पूर्वाग्रहण योजना थी। यानी यहां पूर्व धारणा बना करके यूएनओ ने यह योजना प्रस्तुत की। इसलिए भारत और पाकिस्तान दोनों को क्या किया, यहां पर समान ट्रीट किया गया, जो कि गलत था। यहां भारत को स्पेशल ट्रीट करना चाहिए था क्योंकि भारत ने यहां सेना तभी भेजी थी जब कश्मीर के मुद्दे पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ठीक है, अगली बात करते हैं और क्या मसला बनता है। तो और हम देखेंगे पाकिस्तान ने पीओके से अपनी सेना की वापसी नहीं की, यह भी भारत की आपत्ति का मुद्दा था। इसके बावजूद या इसके बाद भी पाकिस्तान द्वारा सेना को पूर्णतः वापस नहीं बुलाया गया, जिस पर या जिस बिंदु की जगह पर भी आप ऐसे लिखेंगे ना, बुलाया
इसलिए भी भारत को नाराजगी थी। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब अगली योजना कौन सी है, तो अगली योजना के रूप में हम देखते हैं डिक्सन प्रस्ताव। कौन सा देखते हैं? अगली योजना के रूप में हम देखते हैं डिक्सन प्रस्ताव। डिक्सन प्रस्ताव, तो आप एक बात तो जान ही गए हैं, डिक्सन प्रस्ताव कब लाया गया? मैकनॉटन योजना के विफल हो जाने पर इसे लाया गया। कब लाया गया? मैकनॉटन योजना के बाद। और क्या प्रमुख बिंदु है इसमें? तो डेट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेट मतलब ये 24 जनवरी 1950 को लाई गई। 24 जनवरी 1950 को, इस तिथि को या इस डेट को आप संविधान के संदर्भ में याद करते हैं कि इस समय इस डेट को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, आप ऐसा जानते हैं। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को किसके द्वारा लाया गया? तो सुरक्षा परिषद के द्वारा लाया गया। सुरक्षा परिषद द्वारा लाया गया। क्या प्रावधान थे? अगर हम प्रोविजन की बात करें, प्रावधान क्या थे, तो इसमें सबसे पहला प्रावधान तो यह था कि 5 माह के अंदर दोनों देश अपनी सेनाएं वापस बुलाएं। यानी भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी सेनाओं को वापस बुलाएं। कितने टाइम में? 5 महीने में। और फिर इसमें दूसरा प्रावधान किया गया था, इसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। यह कहा गया कि जनमत संग्रह कराया जाएगा। यहां से जल्दी 5 महीने के भीतर जो है सेना को वापस बुला लिया जाए। अब फिर क्या होता है? फिर इसके परिणाम की बात करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए आप जल्दी से, फिर परिणाम की बात करते हैं। इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया था कि दोनों देशों में जनमत संग्रह के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि दोनों देशों के बीच में विभाजन करना पड़ता है कश्मीर का, या कश्मीर का अभिविभाजन करना पड़े, तो हम 2 रेखाओं को मानेंगे। 2 रेखाएं कौन कौन सी मानेंगे? अभी सेनाओं को वापस करने के लिए युद्ध विराम रेखा को वास्तविक रेखा माना जाए। अभी सेना को वापस करने के लिए जो युद्ध विराम रेखा है, इस युद्ध विराम रेखा को क्या मान लिया जाए? वास्तविक रेखा मान लिया जाए। युद्ध विराम रेखा के एक ओर भारत की चली जाए सेना, दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना चली जाए, ऐसा कहा गया। और अगर बाद में स्थिति बनती है तो वो जनमत संग्रह के बाद में फिर एक रेखा खींची जाएगी, उसके आधार पर चीजें विकसित की जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह भी योजना असफल साबित हुई। अर्थात परिणाम के रूप में देखें तो भारत ने अपनी सेना अपने क्षेत्र में बुला ली, पाकिस्तान की आक्रामक नीति में परिवर्तन फिर भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो परिणाम देखते हैं क्या हुआ। परिणाम, भारत ने अपनी सेना वापस बुला ली, किंतु पाकिस्तान
किंतु पाकिस्तान द्वारा सेना को वापस नहीं बुलाया गया, वापस नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम नहीं बुलाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी चीजों को यथावत रखा, जहां सेना थी पाकिस्तान की वहीं रखा, अर्थात अंतरराष्ट्रीय कानूनों की स्पष्ट रूप से पाकिस्तान ने अवहेलना कर दी। अतः यहां अंतरराष्ट्रीय कानूनों की स्पष्ट रूप में पाकिस्तान द्वारा अवहेलना की गई। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया? अवहेलना की गई, इसलिए यह प्रस्ताव भी असफल रहा। तो नोट करके आप लिख लीजिए, इसलिए यह प्रस्ताव भी असफल रहा। नोट कीजिए, अपेक्षा यह है कि आप नोट कर लेते होंगे, मैं साइड में हूं, नोट कीजिए जल्दी से। नोट किया? इसी तरह की कुछ चीजें आपको पीपीटी पे नजर आएंगी। जिस पीपीटी की मैं बात कर रहा था आपसे, जो पीपीटी पे लगा हुआ है सब, देखिए ये मैकनॉटन योजना के संदर्भ में लिखा हुआ है ना। मैकनॉटन योजना जो हम बात कर रहे थे, पाक अधिकृत क्षेत्र किससे सेना वापस बुलाने की बात चल रही थी। ऐसे आप देखेंगे 1949 में दिसंबर में बुलाया गया, लाई गई ये योजना। इसी तरह से आप डिक्सन मिशन को देखा आपने। डिक्सन मिशन के बाद में जो अंतिम योजना बची थी हमारी, वो योजना कौन सी बची थी उसको भी हम देख लेते हैं। वो योजना ग्राहम मिशन। ग्राहम मिशन को हम इसी से पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। बाकी हमने वहां से पढ़ ली, ग्राहम मिशन को हम यहां से पढ़ लेते हैं। तो ग्राहम मिशन क्या है? डिक्सन के प्रस्तावों की असफलता के बाद, यानी आपने देखा सबसे पहले मैकनॉटन योजना असफल हो गई, तो फिर दूसरे नंबर पर डिक्सन प्रस्ताव लाए गए, डिक्सन प्रस्ताव। और डिक्सन प्रस्ताव भी जब विफल हो गए, तब 3 नंबर पर ग्राहम मिशन को लाया गया। तो ये क्या, डिक्सन के प्रस्तावों की असफलता के बाद लंदन में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन, यानी ग्लासगो समिट में कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए एक और प्रयास किया गया। यह प्रयास क्या था? कश्मीर की समस्या के समाधान हेतु। प्रयास क्यों था? तो आपको ध्यान रखना है, कश्मीर की समस्या के समाधान हेतु यह प्रयास भी किया गया। इसमें क्या सुझाव दिया गया? तो ध्यान रखिए, पहले कश्मीर का असैन्यीकरण करवाया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए? कश्मीर का असैन्यीकरण कैसे होगा? यहां से सेना को वापस बुलाए, पाकिस्तान भी अपनी सेना को वापस बुलाए और भारत भी अपनी सेना को वापस बुलाए, अर्थात कश्मीर में सेना किसी भी देश की नहीं रहनी चाहिए। यह सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो दोनों पहले वाले प्रस्तावों से अलग थी, वो बात यह थी कि फिर इसके बाद इस मामले को पंच निर्णय को सौंप दिया जाए, यानी आर्बिट्रेशन की बात कही गई। आर्बिट्रेशन को आपने ये वर्ड सुना होगा। कुछ दिनों पहले जब अयोध्या वाला मामला जो क्लियर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उससे पहले अयोध्या के मामले को आर्बिट्रेशन से सुलझाने का प्रयास किया गया था पंच निर्णय से। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? कोर्ट के बाहर सिविल लोग जो होते हैं वो मिल करके इस पर बैठ करके बातचीत करते हैं। भारत ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। भारत ने इस पर भी स्वीकृति अपनी दर्ज नहीं की। ठीक है,
इस प्रावधान में भी बात कही गई थी कि असैन्यकरण किया जाए, फिर असैन्यकरण हो जाएगा, पंच निर्णय अगर आ जाएगा, उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो जनमत संग्रह भी कराएंगे, आवश्यकता होने पर जनमत संग्रह कराएंगे, ये प्रावधान भी इसमें किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है ये बात विशेष रूप से, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि ये तीनों के तीनों मिशन जो थे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, इसी वजह से आप देखते हैं भारत पाकिस्तान की समान सहमति नहीं बनी और चीजें बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं आपको। तो तीनों मिशन लिख सकते हैं आप, उपरोक्त तीनों मिशन असफल सिद्ध हुए। वजह क्या थी तीनों की? अगर एक वजह बतानी हो आपको कि वजह क्या थी, तो वजह साफ थी कि तीनों में ही भारत पाकिस्तान की समान सहमति नहीं बन सकी, यानी सहमति नहीं बनी भारत और पाकिस्तान की, इसलिए ये मामला बदल गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। अब हम देखते हैं एक चीज और, इसमें थोड़ा आगे और बढ़ जाए, इनसे आगे की बात करें। ये तो तीनों हो गए क्लियर। अब हम देख रहे हैं कश्मीर का मुद्दा उस समय की तुलना में बदल गया। कश्मीर का बदला मुद्दा, तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो बदल गया पूरी तरह से। कैसे बदल गया? तो बदलाव को हम देखेंगे दो फेज में। कितने में? दो फेज में देखेंगे। एक फेज में हम देखते हैं 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की समाप्ति एक तो हम इसके रूप में देखते हैं, और दूसरा हम जो देखते हैं वो उसी समय पर तत्कालीन दौर में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी, उस विधानसभा ने 6 फरवरी 1954 को जेके विधानसभा ने जो ये विलय किया गया था कश्मीर का, उसको स्वीकार कर लिया। 6 फरवरी 1954 को जेके विधानसभा ने विलय को स्वीकार कर लिया। तो चीजें बदल गई। जब विधानसभा ने मान लिया कि भाई भारत में विलय कर दिया गया है विलय पत्र के माध्यम से, तब अब भारत का तर्क और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि अब भारत का कश्मीर एक अभिन्न अंग बन गया, ठीक है। तो अगले पेज पर देखें अगर हम इसको, अब भारत का पक्ष कश्मीर के मुद्दे पर और मजबूत हो गया क्योंकि अब भारत का पक्ष कश्मीर मुद्दे पर और मजबूत हो गया, क्योंकि कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है।
यानी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, इसलिए ये भारत का, इसकी वजह से भारत का तर्क जो है मजबूत हो गया, पक्ष मजबूत हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि थे गुन्नार जारिन, क्या नाम था? गुन्नार जारिन। तो 1957 में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि गुन्नार जारिन, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दे रहा तो लिख लीजिएगा, गुन्नार जारिन द्वारा सुरक्षा परिषद में कहा गया कि अब गुन्नार जारिन साहब क्या कह रहे हैं सुरक्षा परिषद में जाकर के? ये कह रहे हैं कि अब जनमत संग्रह कराना आसान नहीं है, क्योंकि कहा कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह कराना आसान नहीं है, जनमत संग्रह कराना आसान नहीं है, क्योंकि जनमत संग्रह कराना आसान नहीं है, क्योंकि अब स्थितियां 1948 वाली नहीं रही है। तो ये था भाई कार्यक्रम। इसमें हमने जो 2 फेज बीच में करके देखे कि चीजें परिवर्तित हुई। एक तो आप यहां तक लिख लीजिए पहले, उसके बाद ये है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हमने ये 2 चीजों में 2 भागों में बांट करके देखा कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370 की समाप्ति 35 से। फिर इस मुद्दे को किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध किस आधार पर जाकर के प्रभावित होते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो पूरा कश्मीर का इशू हमने डिस्कस कर लिया। अंत में आपको डिक्सन प्रस्ताव के बारे में पता चल गया, मैकनॉटन योजना के बारे में पता चल गया, डिक्सन मिशन के बारे में पता चल गया। अब ये जो इशू रह गया है इसको फिर किसी क्लास में देखेंगे आगे। हालांकि कश्मीर वाला मुद्दा पूरा हो गया है, इसको अलग से एक स्पेशल सेशन लेकर के हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का। धन्यवाद, नमस्कार।